हेलो वेलकम। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं काउंटेबिलिटी ऑफ सेट। जो बेसिक रियल एनालिसिस हम लोगों का स्टार्ट होता है उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? सेट थ्योरी से। लेकिन सेट थ्योरी के बाद दूसरा जो टॉपिक होता है वो हम लोग देखते हैं काउंटेबिलिटी ऑफ सेट। ठीक है। बेसिकली रियल एनालिसिस का जो एक्चुअल पाथ है हम लोगों का वो यहीं से स्टार्ट होता है, इसलिए आज का जो क्लास का हेडिंग भी रखे हैं गेटवे टू रियल एनालिसिस। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि काउंटेबिलिटी जो है उसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, क्या वो फंक्शन से रिलेटेबल है। तो इसी क्रम में हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे फंक्शन से। ठीक है। हमारा जो आर्ट्स का आउटलाइन है, जो बेसिकली हमारा आउटलाइन होने वाला है वो क्या होगा? फंक्शन का इंट्रोडक्शन देखेंगे, कुछ टाइप्स ऑफ फंक्शन देखना है जिसका हमको बेसिकली यूज करना पड़ेगा सिमिलरिटी और इक्विवेलेंट सेट्स को दिखाने के केस में। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट्स, कुछ स्पेशल रिजल्ट्स हैं और कुछ क्वेश्चंस करेंगे ड्यूरिंग द थ्योरी। उसी टाइम पर ही हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करके देखेंगे ताकि जो थ्योरी हम पढ़ रहे हैं उसको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है। सबसे पहला जो टर्म आएगा हम लोग के पास फंक्शन। फंक्शन के बारे में ऑलमोस्ट सबको पता है कि फंक्शन क्या चीज होता है। जब भी हम लोग फंक्शन डिफाइन करते हैं तो हमारे पास कम से कम दो सेट होता है। इन जनरल जब भी फंक्शन डिफाइन करते हैं तो ऑलवेज वो फंक्शन क्या होता है, दो सेट्स के बीच में ही डिफाइन किया जाता है। ठीक है। तो फंक्शन बेसिकली क्या है? अगर आप फंक्शन बेसिकली क्या है, सेट ए टू सेट बी में डिफाइन किया हुआ एक रूल है जिसके हेल्प से आप सेट ए के सभी एलिमेंट्स को सेट बी के एलिमेंट के साथ एसोसिएट करते हो, लेकिन एसोसिएशन कैसा हो रहा है? यूनिक वे में हो रहा है। ठीक है। इसी वजह से हम लोग ये भी बोलते हैं कि जब भी फंक्शन आप ए टू बी आप डिफाइन करते हो तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? y इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में। बेसिकली आपका जो ए रहता है इसी को आप बोलते हो डोमेन, और ये जो बी पार्ट होता है इसी को आप बोलते हो कोडोमेन। ठीक है। तो अल्टीमेटली काम क्या हो रहा है कि सेट ए का जितना मेंबर है सभी मेंबर को एक रूल के हेल्प से सेट बी के एक पर्टिकुलर मेंबर के साथ हम एसोसिएट कर रहे हैं। ठीक है। जस्ट यहाँ पर छोटा सा एक एग्जांपल दिया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनपुट में हम लोग क्या ले रहे हैं? एज ए इनपुट 1 2 3 लिया गया है, इसको हम डोमेन रख रहे हैं। ठीक है। और फंक्शन जो है हमारा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर बताया गया। तो अब क्या हो रहा है कि जब आप x इक्वल टू 1 यूज करते हो तो यही फंक्शन इस चीज को क्या बना के देगा? जब x इक्वल टू 1 रखेंगे तो वैल्यू हमको 1 मिल जाएंगी। वैसे ही x इक्वल टू अगर 2 रख देते हैं तो वैल्यू हमको इधर क्या मिलेगी? 4। वैसे ही x इक्वल टू 3 करने पर हमको क्या मिल रहा है इधर? 9। तो बेसिक फंक्शन का क्या क्राइटेरिया है? आप इनपुट में कुछ रखिएगा, वो जो है वो जो रूल हम डिसाइड करके इसको दे रहे हैं उसी रूल के हेल्प से वो अपना कुछ नया आउटपुट इस तरह से बना के देगा। ठीक है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल से इसको और भी समझ सकते हैं। हमारा फंक्शन स्टार्ट कहाँ से हो रहा था? 1 2 3 इस तरह से, और इसको हम लेके चल रहे हैं, सपोज करें 1 2 3 4 इस तरह से और भी लेके चल रहे हैं। ठीक है। ये पार्ट को आप लोग सभी बोलते हो डोमेन, और ये वाला पार्ट जो होता है वो हमारा कोडोमेन पार्ट है। हमने जो फंक्शन डिफाइन किया था एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हमारा पर्टिकुलर रूल हो गया। अब उस रूल के बेस पर हम कैसे इसको चेक करते हैं कि हर पर्टिकुलर एलिमेंट का क्या इमेज होगा। ज़्यादा बेसिक में भी नहीं जाएंगे क्योंकि ऑलमोस्ट उतना बेसिक सबको आइडिया है ही। ठीक है। सिंपल, जैसे अगर x इक्वल टू आप 1 रखते हैं तो f1 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1। x इक्वल टू 2 रखते हैं तो f2 का वैल्यू क्या बन रहा है? 4। फिर उसी तरह से x इक्वल टू अगर आप 3 रखते हैं तो f3 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 9। तो अल्टीमेटली इमेज ऑफ 1 क्या हो गया आपका? 1। इमेज ऑफ अगर 2 पूछा जा रहा है तो वो 4 बन जाएगा। उसी तरह से इमेज ऑफ अगर हम 3 बोले तो 9 बनेगा। ठीक है। इक्वल टू 9। और रेंज क्या चीज होता है? रेंज के बारे में भी पता है कि जो भी इमेज आता है उन सभी का हम कलेक्शन करते हैं, वही हमारा रेंज बन जाता है। ठीक है। इसमें एक पॉइंट ध्यान देने वाली चीज है, इसको स्टार करके आप लिख भी सकते हैं, कि जब भी हम रेंज की बात करते हैं, रेंज ऑफ द फंक्शन इट इज बेसिकली सबसेट ऑफ कोडोमेन ऑफ फंक्शन। ठीक है। ये ध्यान रखना है, जो भी हमारा रेंज आता है फंक्शन का वो पर्टिकुलरली कोडोमेन का सबसेट होता है। ठीक है।
जब वो इक्वल हो जाएगा तब फिर वहां पर एक नया टाइप ऑफ फंक्शन क्रिएट होता है। ठीक है, यहाँ ये इतना। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कंडीशन टू बी फंक्शन। कब कब कौन सा वो केसेस हैं जिसमें हम डील कर सकते हैं कि हमारा फंक्शन बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, बेसिक आइडिया आपके पास क्या है, डोमेन का हर एक एलिमेंट को इमेज मिलना चाहिए, प्लस दूसरा पॉइंट क्या होता है, डोमेन का कभी भी हम ये नहीं कर सकते हैं एक मेंबर को दो इमेज मिल जाए। ठीक है, ये चीज को ध्यान में रखना है। ये दो पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट आपके पास क्या आता है कि every element of domain has its image, लेकिन कहां पर, इन कोडोमेन। ठीक है, और दूसरा पॉइंट आप क्या देखते हो, देयर डज नॉट, या फिर सिंपल कह सकते हैं देयर डज नॉट exists an element in domain such that it has two images। ठीक है, कभी भी ये नहीं देख पाएंगे कि हम लोग डोमेन का एक मेंबर चूज किए उसका दो दो इमेज आ जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर कभी ऐसा आ रहा है तो वो आपका फंक्शन कभी नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट को ध्यान रखना है कि डोमेन का हर मेंबर को एक इमेज तो मिलेगा ही, साथ में डोमेन का एक मेंबर को दो इमेज नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, इसको आप डायग्रामेटिकली ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। डायग्राम से अगर आप देखना चाहो तो हम कुछ इस तरह से बना सकते हैं इसको। देखिए, आपके पास ये डोमेन रहा ए और ये आपका कोडोमेन बी है। हम ये कर सकते हैं कि एक से ज्यादा पॉइंट का सेम इमेज बन जाए, ये बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है कि आपके पास एक पॉइंट ये रहे एक पॉइंट ये रहे और पता चला इसी पॉइंट का दो डिफरेंट इमेज आ जा रहा है, इस तरह से वो दो डिफरेंट पॉइंट से कनेक्ट हो रहा है, तो ये कभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जैसे सिंपल सा इसी से हमें देख सकते हैं आप, यहाँ पर तीन हम फंक्शन बना, तीन तरह का रिप्रेजेंटेशन दिए हैं। उसमें पहला आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा फर्स्ट वाले में कि डोमेन वाला पार्ट में हमारा क्या है ए बी सी, कोडोमेन वाले पार्ट में क्या आ रहा है 1 2 3 4। तो यहाँ हम देखेंगे क्या, ए बी सी तीनों को अपना अलग अलग इमेज मिल रहा है। ए का इमेज आपका 1 हो गया, बी का इमेज 2 हो गया, सी का इमेज 3 हो गया। तो डोमेन के हर पार्ट को अपना इमेज मिल चुका है, तो ऑटोमेटिक ये एक फंक्शन बन चुका है। ठीक है, लेकिन इन दोनों केसेस में अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर ए को तो ठीक है एक अपना इमेज मिल गया, सी के लिए केस में भी कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, बट बी वाले केस में प्रॉब्लम ये है कि बी का दो इमेज आ जा रहा है, बी का इमेज आपका 2 भी है और ये 3 भी है, तो इसी वजह से ऐसा फंक्शन कभी बन ही नहीं सकता है। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट हम बना रहे हैं इसमें देखिएगा कि यहाँ पर ए का इमेज आपका 1 हो रहा है, बी का इमेज भी 3 हो रहा है, बट यहाँ ये जो सी पॉइंट है इसका कोई इमेज इधर मिलेगा, हम बनाए ही नहीं है, सी को हम किसी से कनेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली ये भी आपका फंक्शन नहीं बन सकता। ओके, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा टाइप ऑफ फंक्शंस को हम लोग देखते हैं, कौन कौन से टाइप ऑफ फंक्शंस होंगे हमारे पास। ठीक है, तो पहला इन हम लोग क्या जानते हैं, फर्स्ट जो टाइप होता है आपका 1 to 1 या 1 फंक्शन, सेकेंड आप देखते हो ऑन टू फंक्शन, फिर उसी तरह से नेक्स्ट आपको मिलेगा मेनी वन फंक्शन, एंड ये फोर्थ आ जाता है ऑन टू फंक्शन। चारों का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है वो डायग्रामेटिकली बिल्कुल रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट हम डिसाइड देखते हैं 1 फंक्शन, बाद में हम इसको डील भी करेंगे, हम लोग 1 एंड ऑन टू को डेप्थली देखने वाले हैं अभी। ठीक है, तो 1 फंक्शन में क्या होता है, डोमेन के हर एक मेंबर को एक यूनिक इमेज मिलेगा। इधर आप यहाँ देख सकते हैं कि ए जो दिया गया है, ए को इमेज हमको 1 मिल रहा है, ए का इमेज आपका क्या आ जा रहा है 1 है, बी का इमेज आपको 2 मिल रहा है, सी का इमेज 3 मिल रहा है, तो हर एलिमेंट को अपना एक यूनिक इमेज मिल रहा है, जिसकी वजह से ये 1 फंक्शन बन जाएगा।
सेम उसी तरह से अगर आप इसमें देखना चाहें मेनी वन फंक्शन में, तो जस्ट इसके ऑपोजिट ये वर्क करता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि तीनों एलिमेंट का सेम इमेज हो जा रहा है, ठीक है, इसी वजह से इसका नाम भी पड़ गया मेनी वन फंक्शन। नेक्स्ट आता है आपके पास ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन क्या है? ऑन टू फंक्शन के केस में हम देखेंगे कि डोमेन का हर एलिमेंट किसी ना किसी से वो कनेक्ट होगा। यहाँ पर बस इतना ध्यान रखते हैं कि को डोमेन में जितने मेंबर्स आ रहे हैं सभी मेंबर को अपना प्री इमेज इधर हमको मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 का 2 प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा है ए और बी, 2 का 2 प्री इमेज आ जा रहा है सी, ठीक है। जबकि ऑन टू के केस में ऐसा नहीं होगा। ऑन टू के केस में क्या होगा, को डोमेन में पक्का है कि कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट आपका छूट जाएगा जिसको कि प्री इमेज डोमेन पार्ट में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। ये डायग्राम एग्जैक्ट डिफरेंस को क्रिएट करके बता ही दे रहा है चारों फंक्शन में क्या क्या डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा सा हम लोग डेप्थ में जाते हैं कि फंक्शंस हमारे पास कितने होंगे। अगर ए टू बी में आप फंक्शन डिफाइन कर रहे हो तो उस तरह के कितने फंक्शन आप बता सकते हो। यहाँ पर ध्यान देना है, यहीं पर लिखा दे रहे हैं इसको। सपोज कीजिए आपने फंक्शन ए टू बी में डिफाइन किया, ठीक है। मान लेते हैं कि ए में सपोज करते हैं m नंबर ऑफ एलिमेंट है और b में सपोज कीजिए n नंबर ऑफ एलिमेंट है। देन नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम a टू b, ये कितने डिफाइन कर सकते हैं? उसका फॉर्मूला बन जाता है कार्डिनलिटी ऑफ b होल टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ a, यानी कि n का पावर m, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितना आ जाएगा, n का पावर m हो जाएगा। इसका थोड़ा सा यूज करेंगे जब हम लोग काउंटेबल अनकाउंटेबल को डिसाइड करने जाएंगे ना, तो उस टाइम पर इस फॉर्मूला का थोड़ा यूज हो जाता है। okay? आगे बढ़ते हैं यहाँ से। नेक्स्ट, अब यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं वन वन फंक्शन, ठीक है। वन वन फंक्शन को आप लोग क्या बोलते हो? इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। ये वर्क कैसे करता है अभी अभी हम लोग देख चुके हैं, इसका डेफिनेशन भी हम यहाँ पर लिखा बता दिए हैं। ए फंक्शन फ्रॉम x टू y इज सेड टू बी वन टू वन फंक्शन इफ इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ x अंडर f आर डिस्टिंक्ट। मतलब क्या हो रहा है कि डोमेन के हर एक मेंबर को एक यूनिक इमेज को डोमेन वाले पार्ट में मिलना चाहिए, ठीक है। इसीलिए अंडर दिस दैट फंक्शन, ठीक है। जैसे इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं हमारे डोमेन पार्ट में 3 एलिमेंट दिया हुआ है ए बी सी, और को डोमेन पार्ट में टोटल 5 एलिमेंट्स दिया हुआ है 1 2 3 4, ठीक है। हम देख पा रहे हैं कि जो मेरा ए है इसका इमेज क्या बन रहा है 1, बी जो है उसका इमेज क्या बन रहा है 4, और सी जो है इसका इमेज क्या आ जा रहा है 3। तो क्लियरली ये विजिबल है कि आपका डोमेन वाले पार्ट में 3 मेंबर्स हुए, तीनों मेंबर्स को अलग अलग इमेज यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। को डोमेन पार्ट में कुछ छूट जाए उससे कोई मतलब हमको नहीं है। इसी वजह से यहाँ पर सिंपली लिखा कि इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ एक्स अंडर एफ आर डिस्टिंक्ट, अलग अलग एलिमेंट का डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसमें एक चीज ऑब्जर्व करना है कि हमारा वन वन फंक्शन कब एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। थोड़ा सा उसको हम एक छोटा सा एग्जाम्पल के हेल्प से इसको समझाएंगे, फिर उसके बाद बेसिक कंडीशन पे आ जाते हैं हम लोग। सपोज कीजिए आप यही वाला एग्जाम्पल लेके देखिए, 2 एग्जाम्पल्स लेते हैं। एक में 1 2 3 है और इधर मान लेते हैं ए बी सी डी, ये एलिमेंट हो गया। और इसमें आपका ये हो गया, इसको ऐसे जोड़ सकते हैं और मान लीजिए आपने ऐसे ऐड कर दिया ए टू बी में, इट इज योर वन वन फंक्शन, ठीक है। अब यही चीज को रिवर्स कर दे, सोचिए इधर ए बी सी डी हो और इस जगह पर 1 2 3 आ जाए, और ये आपका सेट ए रहेगा, ये सेट आपके पास बी रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हमको फंक्शन बनाना ही है तो हम क्या देखेंगे, डोमेन का हर पार्ट को तो इमेज मिलना चाहिए। तो अपने मन से हमने ए को 1 से कनेक्ट कर दिया, बी को 2 से कनेक्ट कर दिया, सी को 3 से कनेक्ट कर दिया, लेकिन डी तो छूट जा रहा है।
फंक्शन बनाने के लिए तो डी को भी कनेक्ट करना पड़ेगा ना, तो मान लेते हैं डी को हम 3 से कनेक्ट कर दे रहे हैं, बट इस केस में इट इज ए मेनी वन फंक्शन। ठीक है, दोनों में अंतर क्या हुआ, थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे तो दोनों में ही डोमेन और को डोमेन का जो पोटेंशियल है, यानी कि दोनों में जो नंबर ऑफ एलिमेंट आ रहा है डोमेन और को डोमेन में, उसी से थोड़ा सा रिलेटेबल चीजें हमको मिल सकती है। कैसे, देखें, वन वन फंक्शन जब हम बना रहे हैं तो डोमेन वाले पार्ट में कितना एलिमेंट आ रहा है, 3, और को डोमेन वाले पार्ट में कितना एलिमेंट आ रहा है, 4। 4 ही है ना, हाँ 4। तो यहां से आप देखेंगे कि को डोमेन का जो कार्डिनलिटी है इट इज लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ बी। ठीक है, लेकिन अगर इस केस में हम देख रहे हैं कि तो हमारा डोमेन का कार्डिनलिटी हो जा रहा है 4, और को डोमेन वाले पार्ट में हमको 3 एलिमेंट मिल रहा है। इस केस में देख रहे हैं कार्डिनलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन कार्डिनलिटी ऑफ बी। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं जब जब हमारे डोमेन में नंबर ऑफ एलिमेंट को डोमेन में नंबर ऑफ एलिमेंट से कम रहेगा तभी आप वन वन फंक्शन एग्जिस्ट करा पाइएगा। ठीक है, तो इसी वजह से यहां पर हम ये चीज लिखे हैं कि इन केस आपका फंक्शन x टू y आपने डिफाइन किया हुआ है और पता चला कि x में नंबर ऑफ एलिमेंट y में दिए गए नंबर ऑफ एलिमेंट से अगर ज्यादा हो जाएगा, कार्डिनलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन कार्डिनलिटी ऑफ y, देन उस केस में आपका फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जो कि वन वन हो, यानी कि देयर f इज नॉट वन वन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि f का वन वन होने के लिए क्या नेसेसरी, क्या चीज चाहिए कि कार्डिनलिटी ऑफ x जो होगा वो y के कार्डिनलिटी से कम होगा या उसके बराबर हो जाएगा। ओके, एग्जिस्टेंस हम यहीं पर लिख दे रहे हैं, if cardinality of x is less than cardinality of y then f may be 1 1। ठीक है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, वो तो डिपेंड करेगा ना कि आपका फंक्शन का रूल कैसा आ रहा है। ओके, तो ये ध्यान रखना है ये फर्स्ट पॉइंट को। ठीक है, अब अगला आएंगे कि नंबर ऑफ फंक्शंस हमको कितना मिलेगा, तो उसके लिए हम लोग के पास एक फॉर्मूला होता है और कंडीशन भी ध्यान रखना है। कंडीशन क्या था कि जब मेरा x का कार्डिनलिटी y के कार्डिनलिटी से कम हो जाएगा या उसके बराबर हो सकता है, तब उस केस में हम लोग का फंक्शन वन वन होगा। लेकिन उसको कैसे फाइंड करेंगे, इस फॉर्मूला के हेल्प से। यहाँ पर देखेंगे फॉर्मूला क्या है, x में सपोज करते हैं हमारे पास m एलिमेंट्स हैं, y में सपोज करते हैं n एलिमेंट्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन किस फॉर्मूला से आ जाएगा, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय n माइनस m का फैक्टोरियल, जिसको आप ये भी लिखते हो npm। ठीक है, ये बेसिकली परमुटेशन का ही फॉर्मूला था। ठीक है, कौन सा, ये एग्जिस्टेंस को बता रहा है कि अगर कार्डिनलिटी ऑफ x और कार्डिनलिटी ऑफ y में ये रिलेशन आ जाए कि ये लेस देन का केस रहे, तब पॉसिबल है कि f आपका वन वन एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन भी काउंट करवा रहे हैं। जस्ट इसमें छोटा सा वर्क कर ही लेते हैं हम लोग, याद भी हो जाएगा। मान लीजिए कि आपके पास x में 3 एलिमेंट है और सपोज करते हैं y में मेरे पास 5 एलिमेंट है, तो फिर अगर पूछा जाएगा x टू y बी वन, ऐसे पूछ रहे हैं नंबर ऑफ वन वन फंक्शन फ्रॉम y टू, अगर x पूछें तो क्या आएगा, 0। ठीक है, लेकिन अगर इसी केस में जैसे इसको रिवर्स कर दें, x टू y पूछा जाएगा, तब आप कैसे निकाल सकते हो, सीधे सीधे आप करोगे 5p3, ये आ जाएगा 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल। सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 3 इंटू 2 फैक्टोरियल होल बाय 2 फैक्टोरियल, तो 2 से 2 कट गया तो कितना आ जाएगा, 60। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन इस केस में हमारे पास क्या आ रहा है, 60। ओके, ये फॉर्मूला याद रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ से आएगा हम लोगों का ऑन टू फंक्शन। नेक्स्ट ऑन टू फंक्शन में क्या होता है, ऑन टू फंक्शन जो है बेसिकली हम इसको क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसका वर्क कैसा होता है, x टू y में जब आप फंक्शन डिफाइन करते हो तो उस फंक्शन को आप वन कब कह सकते हैं, सॉरी ऑन टू कब कह सकते हैं, जब एवरी एलिमेंट ऑफ y हैज प्री इमेज इन द सेट x अंडर द फंक्शन f। यानी कि हो क्या रहा है कि y में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं सभी एलिमेंट का प्री इमेज आपको इस x के अंदर मिलना चाहिए, तभी जाके हम कह पाएंगे कि फंक्शन मेरा ऑन टू होगा, ठीक है। और दूसरा एक कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि अगर रेंज ऑफ द फंक्शन और कोडोमेन ऑफ द फंक्शन दोनों सेम हो जाए, दोनों इक्वल हो जाए, तो भी हम कह पाएंगे कि फंक्शन अपना एक ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या है, जैसे आप एग्जांपल से यहाँ पर देख सकते हो कि ये वाला छोटा सा एग्जांपल हम लिए हुए हैं, ये आपका 1 1 भी है और साथ में ऑन टू भी है। तो आप यहाँ देखेंगे कोडोमेन वाले पार्ट में 1 2 3 तीनों एलिमेंट आ रहा है, तीनों को अपना अपना प्री इमेज मिल रहा है। 1 का प्री इमेज ए है, 2 का प्री इमेज बी मिल रहा है और 3 का प्री इमेज सी आ जा रहा है, ठीक है। तो क्लियरली ये पता चल रहा है कि ये हमारा एक ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। इसमें भी एक क्राइटेरिया होता है कि कब आपका ऑन टू फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। जैसे हम लोग पोटेंशियल का बात कर रहे थे 1 1 फंक्शन के लिए, सेम इसी तरह से यहाँ भी आता है पोटेंशियल। इस केस में देखेंगे छोटा सा एग्जांपल की हेल्प से। वन टू थ्री फोर, यहाँ पर मान लेते हैं हम कुछ ए बी सी, दिस इज ए टू बी, और जस्ट इसी को ही हम चेंज कर देते हैं कुछ इस तरह से। आपके पास ए बी सी हो गया, 1 2 3 4 ए बी सी। ध्यान देना है यहाँ पर किस तरह से ये वर्क करेगा। मान लेते हैं हम फंक्शन डिफाइन ही करना है, तो डोमेन के हर एलिमेंट को तो इमेज देना ही पड़ेगा। तो 1 को सपोज कीजिए ए से कर दिए, 2 को बी से, और 3 का इमेज हम सी कर दिए, बच गया मेरे पास 4। तो 4 का तो इमेज देना पड़ेगा ना कहीं। अपने मन से हम 4 का इमेज सपोज कीजिए सी कर दिए। तो यहाँ पर आप देखोगे कि रेंज ऑफ द फंक्शन क्या बन गया, पूरा इमेज आ गया ए बी सी, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, कोडोमेन बी। सो दिस एफ इज ऑन टू, ठीक है। इस केस में तो ऑन टू बन गया। बट अगर इसमें अगर ध्यान दें, इसमें अगर हम बनाना चाहें उसी तरह से, तो ए को सपोज कीजिए 1 से कनेक्ट कर दिए, 2 को 3 से जोड़ दिए और सी को 4 से जोड़ दे रहे हैं। बट यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है कि कोडोमेन वाले पार्ट में 4 बच गया, और 4 का कोई प्री इमेज तुमको मिलेगा नहीं क्योंकि वो किसी से कनेक्ट ही नहीं हुआ है। तो यहाँ आप देखो कि रेंज ऑफ द फंक्शन क्या आ गया, 1 2 3, एंड दिस इज सबसेट ऑफ कोडोमेन बी। So this f is not on to, ठीक है। तो अब दोनों में हम फिर से वही बात देखना चाहेंगे कि दोनों ही डोमेन और कोडोमेन दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट के रिस्पेक्ट में क्या कंडीशन क्रिएट हो रहा है। जब आपका ऑन टू है तो आप देख पा रहे हो कि कार्डिनलिटी ऑफ x जो कि हमारे पास कितना था 4, और कार्डिनलिटी ऑफ b ये कितना दिख रहा है 3। तो यहाँ क्लियरली विजिबल है कि कार्डिनलिटी ऑफ a इज ग्रेटर देन कार्डिनलिटी ऑफ b, ठीक है। लेकिन अगर जिस केस में ऑन टू नहीं बन रहा है तो वहां क्या विजिबल दिख रहा है कि आपका जो पोटेंशियल ऑफ a है जो कि यहाँ पर 3 दिख रहा था, और पोटेंशियल ऑफ b जो कि यहाँ पर आपको 4 मिल रहा है। हम पोटेंशियल बोले या फिर कार्डिनलिटी बोले, दोनों का मतलब लगभग सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इट इज लेस देन दिस। तो इस केस में आप देखिएगा ऑन टू बन रहा है, बट इस केस में ऑन टू नहीं बन रहा है। तो हमारे पास ऑन टू नहीं बनने के लिए कौन सा केस रहेगा, जब भी आपके पास डोमेन में नंबर ऑफ एलिमेंट इन डोमेन इट इज लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन कोडोमेन, तब कभी भी वो ऑन टू नहीं बन सकता, ठीक है। जस्ट उसी चीज को हम फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर एक पॉइंट लिखे हुए हैं कि अगर कार्डिनलिटी ऑफ x कार्डिनलिटी ऑफ y से छोटा हो गया तो f आपका कभी भी ऑन टू नहीं बनेगा। लेकिन अगर रिवर्स केस रहे, यानी कि कार्डिनलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन कार्डिनलिटी ऑफ y, तो उस केस में आपके पास ऑन टू फंक्शन बनेंगे। और कैसे फाइंड करना है उसका हमारे पास ये वाला एक फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है।
फॉर्मूला पे डील कर दे रहे हैं। फॉर्मूला पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे अभी कि x आपका m दिया है, y आपके पास n है और ये कंडीशन है, तो टोटल आपके पास ये फॉर्मूला बनेगा। ठीक, हमारे पास जो फॉर्मूला है उसी फॉर्मूला को फिर से लिख दिए हैं, बस थोड़ा सा यूज करके देख लेते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। सपोज करते हैं x में हमारे पास 3 एलिमेंट दिया गया है और y में सपोज करते हैं 2 ही एलिमेंट। हम छोटा छोटा डिजिट लेके बनाना चाहेंगे ताकि वो फॉर्मूला याद हो जाए कैसे ये वर्क कर रहा था। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, n का पावर m करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 3 माइनस समीशन r फ्रॉम 1 टू n लेना है। n का वैल्यू कितना दिया गया था, n इक्वल टू आपके पास 2 है और ये वाला वैल्यू आपका m है। ठीक है, फिर उसी तरह से नेक्स्ट -1 टू द पावर r प्लस 1 2c, यहाँ r होगा r, और ये आपके पास आ जाएगा 2 माइनस r टू द पावर m। m का वैल्यू कितना दिया हुआ था, 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे सिर्फ। 2 का पावर 3, यहाँ से इसको ओपन करना पड़ेगा, तो -1 का पावर 2, 2c1, 2 माइनस 1 का पावर 3 हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट -1 टू द पावर 3, नेक्स्ट आ जाएगा -1 टू द पावर 2 प्लस 1 इंटू 2c2, 2 माइनस 2 टू द पावर 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना कितना वैल्यू देगा, यहाँ पर 8 हो गया, यहाँ पर आपके पास 2c1 का वैल्यू 2 इंटू 1 और वो कंप्लीट वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी कि 8 माइनस 2 इक्वल टू 6। ठीक है, तो टोटल 6 आपके पास ऑन टू फंक्शंस आ जाएंगे। ठीक है, हो गया। अच्छा, यहाँ से कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं एक बार, ताकि ये चीज़ें याद भी हो जाएं। कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ऑन टू वन वन को चेक करना है और ऑन टू चेक करना रहेगा। ठीक है, पहले तो हम लोग वन वन चेक करना सीखेंगे कि शॉर्ट क्वेश्चंस अगर आ रहा है तो वहाँ पर वन वन आप कैसे चेक कर सकते हो। सपोज करें कि आपके पास फंक्शन दिया हुआ है z टू n में, एंड एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स का पावर 6 प्लस 8, ऐसे कुछ दिया हुआ है। आपको टेस्ट करना है कि क्या ये मेरा फंक्शन जो हम मिल रहा है ये वन वन है या फिर नहीं है। तो सबसे पहला आइडिया क्या लगना चाहिए कि फंक्शन का एक बार जरूर डोमेन को चेक कीजिए। डोमेन में अगर किसी भी पर्टिकुलर नंबर का पॉजिटिव और नेगेटिव आ रहा है तो यहीं पर हमको सतर्क हो जाना है। नेक्स्ट चीज क्या देखेंगे, अपना जो फंक्शन है वो किस तरह का फंक्शन आ रहा है, क्या उसमें अगर पॉलिनोमियल टाइप में मिला हुआ है तो क्या सभी टर्म में इवन पावर आ रहे हैं। अगर इवन पावर आ रहा है तो क्लियरली पता चल जाएगा कि ये आपका वन वन फंक्शन नहीं बनने वाला। क्यों नहीं बनेगा, सिंपल सा तरीका है, इसको टेस्ट कर सकते हैं आप। 1 अगर लें तो 1 का इमेज क्या आएगा, 1 प्लस 1 प्लस 8, दिस इज इक्वल टू 10। वहीं अगर हम इसमें देखना चाहें -1 में, तब क्या आ जाएगा, यहाँ भी 1 प्लस 1 प्लस 8, दिस इज इक्वल टू 10। तो क्लियरली विजिबल है कि दिस एफ इज नॉट 1 1। ठीक है, ये डायरेक्ट तरीका रहेगा। ऑब्जर्व हमको करना है कि डोमेन क्या दिया हुआ है, डोमेन में प्लस माइनस मिल गया, अपना फंक्शन को देख लेंगे। पॉलिनोमियल है तो इवन पावर देखना है, पॉलिनोमियल नहीं है तो फिर देखना होगा कि उस पर्टिकुलर फंक्शन का वैल्यू दो अलग अलग चीजों पे सेम आता है या फिर नहीं आता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं, आपके पास फंक्शन हम कुछ ऐसे बना के दे रहे हैं, 1 1 और -1 when x belongs to rational, when x belongs to irrational।
क्या ये फंक्शन आपका 1 1 हो पाएगा? जस्ट थोड़ा सा सोचना बस है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। एनीवन? बिल्कुल, ये आपका जो है ये 1 1 फंक्शन नहीं बनेगा, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इसमें क्या बोल रहे हैं कि रैशनल अगर ले रहे हैं तो हमको वैल्यू क्या मिल रहा है 1, और इरेशनल ले रहे हैं तो वैल्यू हमको -1 मिल रहा है। मतलब अगर हम 7 का भी इमेज निकालेंगे तो भी हमको 1 मिलेगा, और 8 का भी इमेज निकालेंगे तो 1 ही मिलेगा। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, दो एलिमेंट का सेम इमेज आया और दोनों रैशनल्स थे। इस केस में भी ये आपका दिस इज नॉट 1 1, ठीक है, इस तरह से। एक और क्वेश्चन देखते हैं। सपोज कीजिए आपके पास f फ्रॉम r टू r ही दे रहे हैं, बट fx जो है इस बार हमारे पास e टू द पावर कुछ चेंज करके लिखते हैं 2x है। क्या ये हमारा 1 1 फंक्शन बन सकता है? अगर ग्राफ याद है तो ग्राफ के हेल्प से आप इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए, अगर ex का ग्राफ ही याद होगा तो वो उस तरह कैसे लिखते थे, y इक्वल टू अगर e का पावर x रहता था, इसका ग्राफ हम लोग कुछ इस तरह से बनाते थे। ये वो पॉइंट होता था जिसको लिखा जाता 0,1, यानी कि y एक्सिस को जो कट कर रहा है तो किस पॉइंट पे कट कर रहा है, 0,1 पॉइंट पर, ठीक है। तो इसका भी तो ग्राफ लगभग ऐसे ही बनेगा, बस यहाँ x की जगह क्या किए हैं, 2x किए हैं, थोड़ा सा हाइट बढ़ेगा इसका, इस तरह से चला गया, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि इसको जब आपके पास कोई ग्राफ दिया रहे और सिर्फ ग्राफ को देखकर अगर 1 1 बताना है तो आप क्या करते थे, एक सिंपल सा स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस बस ऐसे ड्रॉ करते थे, और देखना था कि वो जो लाइन है वो सिर्फ उस पर्टिकुलर कर्व को एक ही पॉइंट पे कट कर जाए। अगर एक ही पॉइंट पे कट कर गया तो 1 1 है, तो वह यहाँ पर वही हो रहा है, ठीक है। तो इस केस में दिस फंक्शन इज 1 1। ओके, नेक्स्ट। हाँ, एक्स एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। डोमेन आपका पूरा एक्स एक्सिस ही बन रहा है, -∞ +∞, तो फिर ऑब्वियस है वो पैरेलल टू उसी में खींचना पड़ेगा, ठीक है। अब सपोज करें एफ आपको कुछ इस तरह से दिया जा रहा है, आर टू आर ही दे रहे हैं, बट एफ एक्स चेंज करके रखेंगे हम, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। इसमें ठीक है, ये से रहने देते हैं, ओके। हमको चेक करना है कि क्या ये मेरा फंक्शन जो है 1 1 एज वेल एज ऑन टू दोनों होगा या नहीं होगा। आपके पास ग्राफ है तो ग्राफ से बनाइए, एनालिटिकल मेथड नंबर्स यूज करना चाहें तो नंबर्स यूज करके भी निकाल सकते हैं। 1 1 तो क्लियरली विजिबल है कि नहीं होगा, क्योंकि 1 और -1 दोनों का इमेज सेम ही आ रहा है। 1 का इमेज भी आपको 1 मिलेगा और -1 का इमेज भी 1 ही मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बेसिकली हम इसका ग्राफ बनाना चाहेंगे, तो ग्राफ कैसा आएगा, ये बेसिक है क्या चीज, अपवर्ड पैराबोला इस तरह से बन रहा है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दिस इज योर x, दिस इज योर y। अब इसमें एक चीज ध्यान देना है कि जो मेरा फंक्शन है इसका रेंज क्या आएगा, कर्व का जो एलंगेशन है वही बेसिकली हमको उसका रेंज बता देता है। तो कर्व कैसे फैला हुआ है, 0 से स्टार्ट होके देख रहे हैं ये पूरा वैल्यू इन्फिनिटी तक रन कर रहा है। अल्टीमेटली यहाँ पर आपका रेंज क्या आ गया, क्लोज 0 टू +∞, और हमारा कोडोमेन क्या था, पूरा रियल नंबर का कलेक्शन। तो बेसिकली दिस इज ए सबसेट ऑफ R, सो दिस F इज ना तो ये 1 1 बना ना ही ऑन टू बना, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ठीक है। आप अगर 1 1 को चेक करना चाहते हैं ग्राफ के हेल्प से तो भी सिंपल है, एक सीधा स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस के पैरेलल, और क्या होगा कि ये दो पॉइंट्स पे ऐसे ही कट करके निकल गया, तो दो पॉइंट पे कट कर जाएगा तो फिर 1 1 तो होगा ही नहीं वो, ठीक है।
सब यहाँ से हम लोग देखेंगे सिमिलर और इक्विवेलेंट सेट्स। सिमिलर और इक्विवेलेंट सेट्स किसको कहा जाता है पहले ये समझते हैं। डेफिनेशन क्या बोलती है कि अगर हमारे पास दो सेट्स दिए गए हैं x और y, देन x और y आपके सिमिलर सेट्स कब कहलाएंगे, जब ये आप कह पाओ कि देयर एग्जिस्ट ए बाइजेक्टिव फंक्शन बिटवीन x एंड y, मतलब x और y के बीच में एक बाइजेक्शन होना चाहिए। मीन्स 1 1 एंड ऑन 2 हमको एग्जिस्ट कराना पड़ेगा। अगर हम ऐसा करा पाते हैं या दिख पा रहा है कि 1 1 ऑन 2 एग्जिस्ट करेगा, तो उस केस में बोलेंगे कि x और y फंक्शंस सॉरी दोनों सेट्स जो हैं आपस में सिमिलर हैं या इक्विवेलेंट हो जाएंगे। ठीक है, इसी वजह से इसी वजह से हम यहाँ पर लिख भी दिए हैं कि x टू y में अगर 1 1 ऑन 2 आ रहा है तो उस केस में फंक्शन ये x और y सिमिलर हो जाएंगे। और एक चीज ध्यान रखना है, जब कभी आपका x इज सिमिलर टू y रहेगा तो ये चीज हमेशा याद रखेंगे कि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो सेम रहेंगे। ठीक है, if x is similar to y then cardinality of x is equal to cardinality of y हो जाता है। दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट अपना सेम ही रहेगा। हाँ, ये अलग चीज है कि सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट बस सेम होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के दिखा रहे हैं। सपोज कीजिए आपके पास इस तरह का क्वेश्चन दे रहे हैं, फंक्शन एक x सेट जो है वो नेचुरल नंबर ले लेते हैं और y सेट जो है वो सपोज कीजिए सेट ऑफ इवन नंबर लेना चाहिए। ठीक है, हमको दिखाना है कि क्या दोनों सेट्स आपस में सिमिलर हैं या फिर नहीं है। तो अपने मन से एक फंक्शन हमको खुद ही जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो अपने आप दिख भी जाता है। आपके पास जो इवन फंक्शन का कलेक्शन है वो बेसिकली कैसा आ रहा है, 2 into n टाइप वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऐसे कुछ आएगा। देन f इज ए फंक्शन फ्रॉम x टू y, कैसे आ रहा है, सच दैट fn इक्वल टू 2n, इस तरह से कुछ आएगा। ठीक है, तो ये जो आपका मैपिंग दिख रहा है fn इक्वल टू 2n, ये बेसिकली क्या है, एक 1 1 मैपिंग हो जाएगा। सिंपल दिख रहा है, आप यहाँ से प्रूव भी कर सकते हो 1 1 एंड ऑन 2। 1 1 के लिए आप ये क्या कर सकते हैं, फॉर 1 1 n1 और n2 दो एलिमेंट आप x से लेते हैं, फिर आप ये चेक करते हैं कि fn1 का वैल्यू fn2 के बराबर है, तो फिर यहाँ से बता सकते हैं 2n1 इक्वल टू 2n2, अल्टीमेटली n1 इक्वल टू n2 हमको मिल जाएगा। तो इसकी वजह से हम ये कह पाते हैं कि फंक्शन, ये जो फंक्शन है ये मेरा 1 1 हो गया। अब सेम इसी तरीके से अगर ऑन टू देखना था तो ऑन टू में आप लोग ये कर रहे थे, लेट y बिलोंग्स टू योर y सच दैट कि y आप लेके चलेंगे 2n, देन n इक्वल टू क्या आ जाएगा, y बाय 2। अब यहाँ पर देखना क्या होता है कि जो y हमको लेना है वो कहाँ से आ रहा है, ये वाले सेट से। ठीक है, यहाँ से कुछ भी मेंबर हम उठाएंगे और यहाँ पुट करेंगे, फिर डिवाइड करना है 2 से, फिर देखना ये है कि क्या जो नंबर आ रहा है वो मेरा इसका नंबर x का नंबर है या फिर नहीं है। ठीक है, सिंपल ऐसे देख सकते हैं, सिंस y आपका क्या नंबर है, आपके पास 2n टाइप का एलिमेंट है, या फिर एग्जाम्पल, हाँ वैसे भी कर सकते हैं। मान लेते हैं y इक्वल टू सपोज करें आप 4 ले लिए, जस्ट एग्जाम्पल, तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4/2 इक्वल टू 2 आया, तो x का ही नंबर ना। सेम यही चीज को हम कहना चाहेंगे, y तो मेरा बेसिकली 2 into m टाइप का कोई नंबर है, तो x हमारे पास n कैसा आना चाहिए, 2m डिवाइडेड बाय 2, अल्टीमेटली m हो गया, विच बिलोंग्स टू नेचुरल। ठीक है, क्योंकि जो भी m था वो सारा का सारा अपना नेचुरल था। इसी वजह से कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन है ये क्या हो जाएगा, दिस f इज 1 1 एंड ऑन 2। ठीक है, 1 1 ऑन 2 दोनों ही बन जाएगा। जैसे ही 1 1 ऑन 2 बन चुका है तो आप डायरेक्ट बताओ कि x इज सिमिलर टू दिस y, दिस इम्प्लाइज कार्डिनलिटी ऑफ x इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ दिस। यहाँ पर जब हम लोग सिमिलर सेट्स दिखाने का कोशिश करते हैं ना, तो जरूरी नहीं है कि हमारा x टू y में ही हमेशा फंक्शन हम डिफाइन कर पाएंगे। पॉसिबल है कि कभी आपको y टू x भी डिफाइन कर पाओ। ठीक है,
तो उसमें दिक्कत वाला बात नहीं होना चाहिए कि x टू y डिफाइन करें या y टू x डिफाइन करें, जैसा आपको सुटेबल लगे उसके अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। यहाँ जो हम थ्योरी है बेसिकली इसलिए बता रहे हैं ताकि कभी भी आप इंटरव्यू में बैठे तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये दोनों सेट्स जो है किस तरह से ये सिमिलर हो रहा है। तो आपको सिमिलरिटी को दिखाने के लिए आपके पास कुछ होना चाहिए कि हमारे पास बेसिक आइडिया जो है 1 1 का, हम उसी को यूज करेंगे और उसके हेल्प से वहां पर शो कर पाएंगे कि फंक्शन हमारा ये सॉरी दोनों सेट्स जो है 1 1 एंड ऑन टू हो जाएंगे, ठीक है। सिर्फ हमको एमसीक्यू नहीं करना है, एमसीक्यू के साथ साथ थोड़ा सा थ्योरेटिकल नॉलेज भी रखना है जिससे क्वेश्चन को टैकल करने में इजी हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। नेक्स्ट ये आएगा काउंटेबल सेट्स, ठीक है। तो काउंटेबल अनकाउंटेबल इसको डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा हम ब्रीफ डिस्कशन करेंगे कि हमारे पास सेट को कैसे हम लोग डिवाइड करेंगे ताकि हम यहाँ तक पहुंच पाए, ठीक है। देखिए जो भी सेट आपके पास रहता है, आप लोग शुरू से पढ़ रहे हो, सेट आपका दो तरह का होता है। एक आप बोलते हो कि नॉन एम्प्टी, ठीक है, एक नॉन एम्प्टी हो जाएगा और दूसरा आपका एम्प्टी सेट हो जाएगा, ठीक है। एम्प्टी सेट को आप इंडिकेट कर देते हो फाई के साथ, जितनी कहानी है नॉन एम्प्टी के साथ है, ठीक है। तो नॉन एम्प्टी वाला फिर से दो हिस्से में टूट जाता है, एक होता है फाइनाइट और एक हो जाता है आपका इनफाइनाइट, ठीक है। फिर आगे देखेंगे कि जो मेरा इनफाइनाइट है ये फिर से टूटेगा दो हिस्से में, हाँ काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल आ जाता है, काउंटेबल इनफाइनाइट एंड अनकाउंटेबल, ठीक है। एक हो जाएगा आपका काउंटेबली इनफाइनाइट और एक आ जाएगा आपके पास अनकाउंटेबल से, ठीक है। तो एम्प्टी के बारे में तो आप जानते हो, एम्प्टी सेट जो होता है इसकी कार्डिनलिटी कितनी होती है, 0, इसके पास एक भी एलिमेंट नहीं होता है। नॉन एम्प्टी है तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेंगे, तो उसको हमने दो हिस्सों में तोड़ दिया, फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट आप क्लियरली पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट हम गिन पाए तो मेरा फाइनाइट हो गया। इनफाइनाइट के केस में यही चीज बदल जाता है दो हिस्से में, काउंटेबली इनफाइनाइट और अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल और काउंटेबली इनफाइनाइट दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट चीजें होंगी, ठीक है। तो अभी हम आगे इस पर डिस्कस करेंगे काउंटेबली इनफाइनाइट और ये सब चीज क्या होगा। सबसे पहला हम लोग टर्म समझेंगे कि काउंटेबल सेट में क्या क्या आता है। देखिए काउंटेबल सेट्स जो होते हैं उसको बेसिकली दो हिस्सों में हम ब्रेक कर रहे हैं। एक पार्ट होता है जिसको आप फाइनाइट सेट बोलते हो और दूसरा जो पार्ट हो जाता है वो आपका होता है काउंटेबली इनफाइनाइट सेट, ठीक है। तो जब भी आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है कि आप काउंटेबल सेट से क्या समझते हो, तो काउंटेबल सेट का मतलब यही होगा कि वैसा सेट जो आइदर फाइनाइट हो या फिर काउंटेबली इनफाइनाइट हो, तो उन सेट्स को हम कहते हैं कि वो काउंटेबल सेट में आएंगे, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ से। फाइनाइट सेट में तो ऑलमोस्ट आपको पता है कि फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट रहेंगे तो आप उसको फाइनाइट सेट बोल सकते हो, ठीक है। इसमें एक और चीज टर्म आपको ध्यान में रखना चाहिए कि इन केस अगर हम ये कह रहे हैं इफ set x and set y are two finite sets, then x is similar to y, ये तभी हो सकता है जब दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे ना वो सेम रहे, क्योंकि अगर छोटा बड़ा हुआ तो फिर कोई हालत में ये सिमिलर तो नहीं होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। नेक्स्ट आएगा हमारे पास काउंटेबली इनफाइनाइट या इननुमरेबल या डिनुमरेबल सेट्स। इसी सेट का असल में दो तीन नाम है, एक आप कभी कभी देखते होंगे कि इननुमरेबल सेट भी मिलेगा, डिनुमरेबल सेट भी मिलेगा। आप अगर एनपी वाली का बुक यूज करेंगे तो वहां देख पाएंगे कि इसी तरह का टर्म्स को यही दो वर्ड यूज कर दिया है, इननुमरेबल डिनुमरेबल, ठीक है। काउंटेबली इनफाइनाइट बेसिकली ज्यादातर आपका एग्जाम में ये मिलने वाला है, काउंटेबली इनफाइनाइट, क्योंकि वो स्टैंडर्ड है, ठीक है। अब ये क्या चीज होता है, किसी भी सेट एक्स को आप काउंटेबली इनफाइनाइट तब कह पाते हैं
जब वो सिमिलर हो जाएगा टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, यानी कि हम ये दिखा पाए कि x इज सिमिलर टू n, दिस इंप्लाइज दिस x इज काउंटेबली इनफाइनाइट। हम टेक्निक्स भी बता देंगे कि कैसे आप सिंपल देख कर के बता दो कि काउंटेबली इनफाइनाइट हो जाएगा नहीं होगा। तो यहां से क्या पता चल रहा है कि x अगर सिमिलर टू n है, इट मीन्स क्या हो रहा है, दैट इज देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन x to n which is what 1 1 as well as on 2, then हम ये कह पाएंगे कि x is similar to y। also इस केस में क्या होगा, x की कार्डिनलिटी n की कार्डिनलिटी से बराबर हो जाए। ठीक है, ये दो चीज रहेगा ही। अब इसमें आप लोग देखेंगे कि नेचुरल नंबर का क्या, हाँ बोलिए। नहीं नहीं, नेचुरल नंबर आपका काउंटेबली इनफाइनाइट है, ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन ही है कि काउंटेबली इनफाइनाइट जब आपको दिखाना है तो हमेशा ध्यान रखना है कि x से नेचुरल नंबर में ही हम फंक्शन दिखाएंगे जो 1 1 और 2 होगा, कोई दूसरा नंबर हमको सेट लेना ही नहीं है वहां पर। ठीक है, हाँ, n काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है, एंड टू एंड में आप मैपिंग दिखा सकते हैं ना। अगर मान लीजिए हम ये कहें कि जस्ट छोटा सा एग्जांपल देखें इसी में ही, सपोज कीजिए कि f आपका नेचुरल टू नेचुरल में एक मैपिंग हम दे रहे हैं एफ एन इक्वल टू एन, तो ये आइडेंटिटी मैपिंग है। और ये वाला मैपिंग जो होता है ये आपका 1 1 भी है और ऑन टू भी है, इसकी वजह से कहेंगे n इज सिमिलर टू इटसेल्फ, इसका मतलब n इज काउंटेबली इनफाइनाइट। ठीक है, इस तरह से, इसी वजह से हम यहाँ पर ये चीज को डिफाइन ही कर दिए कि जो भी सेट रहेगा अगर वो आपका नेचुरल नंबर के साथ 1 1 ऑन 2 मैपिंग बना रहा है तो पक्का है कि दोनों सिमिलर हुआ, सिमिलर हुआ तो दोनों का कार्डिनलिटी भी सेम आ जाएगा। ओके, अब इसमें हम लोग देखते हैं कि नेचुरल नंबर का कार्डिनलिटी जो है हम उसको कैसे पढ़ते हैं, क्या रीड किया जाता है, आपको याद भी होगा ये चीज, इसी में लिखा दे रहे हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स in set of natural number is basically alif naught। ठीक है, रीड करते हैं अलिफ नॉट, थोड़ा सा नोटेशन हल्का सा x को टिल्ट करके यहाँ पर जीरो जैसा लगाना होता है। ठीक है, यानी कि अगर कभी भी कह रहे हैं कि x सिमिलर टू n है, इट इम्प्लाइज कि x में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना आएगा जितना कि n में है, और वो कितना आएगा अलिफ नॉट। ये सबका अलग अलग थोड़ा हो जाता है, तो मेरा भी थोड़ा अलग हो गया है ना, इसमें गड़बड़ाना नहीं है, बस नाम याद रखिएगा कि अलिफ नॉट है। ओके, अब जैसे देखिए इसमें एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, आपको टेस्ट करना है कि वो वन मेरा काउंटेबली इनफाइनाइट होगा कि नहीं होगा। सेम सेट रखेंगे, बस आपको पहचानना है कि वो लिया कहाँ से जा रहा है। x इट इज द कलेक्शन ऑफ 2n minus 1 वेयर n belongs to नेचुरल नंबर। क्या ये काउंटेबली इनफाइनाइट सेट होगा? हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि हम यहाँ पर देखेंगे, सिंपल सा देखेंगे कि जो मेरा एक्सप्रेशन है वो क्या आ रहा है 2n minus 1, और ये पूरा डिपेंड किस पे कर रहा है, इस n के ऊपर, और n आप कहाँ से लेके चल रहे हो, नेचुरल नंबर से। तो सीधा सीधे से मतलब है कि आपने फंक्शन डिफाइन किया x टू n में सच दैट कि fn जो है वो आप कैसे लिख रहे हो 2n minus 1, और n, अच्छा उल्टा लिख दिया यहाँ पर, n2x लिखना चाहिए, n2x लिखो या x2n लिखो कोई मतलब नहीं है, उससे दोनों का मीनिंग सेम ही आएगा। ठीक है, तो इस केस में दिस f इज 1 1 भी होगा एंड ऑन 2 भी होगा, आप इसको टेस्ट करके देख सकते हैं।
सेम इसी तरह से मान लीजिए आपको कुछ ऐसे दे रहे हैं, एक्स इज द कलेक्शन ऑफ क्या बना दें, ऐसे ही रख देते हैं 3n वेयर n बिलोंग्स टू, फिर से n ही दे दे, तब इस केस में भी वही होगा, ये भी काउंटेबली इन्फिनाइट ही आपका कहलाएगा। ठीक है, आगे कुछ कुछ और भी प्रॉपर्टीज हैं जिसके हेल्प से हम लोग को काउंटेबली इन्फिनाइट डिसाइड करने में हेल्प मिलेगा, तो अभी हम उसको डिस्कस नहीं किए, आगे पूरा एक रिजल्ट ही है। ठीक है, जैसे आपका रैशनल नंबर क्या है, इंटीजर का सेट हो गया, वो सबको भी हम काउंटेबली इन्फिनाइट बता सकते हैं, उसके लिए कुछ कुछ प्रोसेस है हमारे पास। नेक्स्ट देखेंगे अनकाउंटेबल सेट। अनकाउंटेबल सेट कहने का मतलब क्या हो रहा है, वैसा सेट जो ना तो आपका फाइनाइट रहे ना ही काउंटेबली इनफाइनाइट हो, दोनों में से कोई भी चीज नहीं होना चाहिए, तो उस केस में हम बोलते हैं कि ये जो सेट होगा ये हमारा अनकाउंटेबल सेट हो जाएगा। ठीक है, इसको कहीं कहीं पर ये भी आपको लिखने को मिलेगा, इफ x इज सिमिलर टू रियल नंबर देन x इज अनकाउंटेबल। ओके, ऐसे इस केस में क्या होता है कि जो हमारा अनकाउंटेबल सेट है उसका जो कार्डिनलिटी है उसको कैसे आप रिप्रेजेंट करते हो, इन केस x इज सिमिलर टू r, दिस इंप्लाइज क्या होगा कि x की कार्डिनलिटी r की कार्डिनलिटी से बराबर होगी, और ये वाला वैल्यू किसके बराबर होगा, कंटिन्यूम c के बराबर होगा। ठीक है, इस तरह से इसको कंटिन्यूम पढ़ा जाता है। आप पढ़े होंगे कि किसी भी जो सेट का कार्डिनलिटी है वो अलिफ नॉट और कंटिन्यूम के बीच में कभी नहीं आता है, या तो अलिफ नॉट से छोटा हो जाएगा या सीधे कंटिन्यूम से आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, कंटिन्यूम ये बोलते हैं ना, कैंटर हाइपोथेसिस है, वो भूल जा रहे हैं नाम हम, इस तरह से होता है। there does not exist any set whose cardinality lies between अलिफ नॉट एंड कंटिन्यूम C। और भी आएगा काउंटेबली, हाँ वो भी बताएंगे, वो सब चीज़ आएगा अभी। यस, ये जो हम पूरा स्टेटमेंट लिखे हुए हैं ये बेसिकली है क्या, आपका कैंटोर हाइपोथेसिस या कंटिन्यूम हाइपोथेसिस आप बोलते हो इसको, तो सेट थ्योरी में बेसिकली इसको पढ़े भी होंगे कि कंटिन्यूम हाइपोथेसिस के हिसाब से यही चीज होता है कि कोई भी ऐसा सेट नहीं है जिसका कार्डिनलिटी अलिफ नॉट और सी के बीच में आएगा, मतलब ऐसा अभी तक कोई सेट हम जनरेट ही नहीं हो पाया है। तो यानी कि जो भी एक्स रहेगा उसका कार्डिनलिटी या तो अलिफ नॉट से छोटा हो जाएगा, या फिर कार्डिनलिटी विल ग्रेटर और इक्वल टू, यहाँ भी इक्वल टू करना होगा, एंड सी, इसके बीच में तो नहीं आने वाला है। ठीक है, अलिफ नॉट और सी के बीच में नहीं आएगा, या तो इसके बराबर रहे या बड़ा हो जाए, अलिफ नॉट से छोटा हो जाए या फिर इसके बराबर हो जाए। ठीक है, अच्छा एक चीज हम यहाँ पर से एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको थोड़ा सा देखना है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक्स सेट में 1 2 3 दिया गया है, और वाई सेट में वाई सेट बेसिकली क्या बन रहा है, वाई इज बेसिकली पावर सेट ऑफ एक्स। तब फिर आपका क्वेश्चन ये है
इज देयर एग्जिस्ट्स एन onto function from x to y। onto फंक्शन का जो कंडीशन था उसको थोड़ा सा यूज कीजिए और जस्ट चेक करना है क्या ये पॉसिबल है या फिर नहीं होगा। नहीं होगा। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक्स सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। और जो वाई सेट है यानी कि इसका जो हम पावर सेट बनाना चाहेंगे तो पावर सेट में इसका कितना एलिमेंट आ जाएगा, 2 का पावर 3, इट मीन्स 8 एलिमेंट होगा। अब अभी अभी हम लोग देख चुके थे जब भी हम लोग ऑन टू बनाते हैं तो उसमें ये पता चलता है कि कार्डिनलिटी ऑफ एक्स विल बी ग्रेटर और इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ वाई, ये चीज होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो देख रहे हैं इसके पास 3 एलिमेंट है और इसके पास 8 एलिमेंट है, तो किसी भी हालत में यहाँ ऑन टू फंक्शन तो नहीं ही बनेगा। ठीक है, ये याद रखना है, बहुत बेसिक सवाल है ये। कैंटर थ्योरम इसी पर है कि आप ए सेट से उसके पावर सेट में कभी भी आप ऑन टू फंक्शन नहीं बना सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब यहाँ से थोड़ा। कुछ स्पेशल रिजल्ट्स हैं हमारे पास, इन रिजल्ट्स को याद भी रखना है और यूज भी करने आना चाहिए, कैसे यूज करना है। सबसे पहला चीज तो ये तो पहले ही बता दिए हैं कि दो फाइनाइट सेट अगर हमको दिए जा रहे हैं तो दोनों अगर सिमिलर होगा तो फिक्स है कि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके सेम आ जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑलवेज सेम रहेगा। ठीक है, फिर जो चीज आप पूछ रहे थे कि काउंटेबली इनफाइनाइट में कौन कौन सा आएगा, तो ये याद रखना है कि आपका नेचुरल नंबर तो काउंटेबली इनफाइनाइट है ही, उसके अलावा होल नंबर का कलेक्शन, इंटीजर का कलेक्शन, रैशनल का कलेक्शन, ये चारों जो सेट्स हैं वो काउंटेबली इनफाइनाइट सेट्स हैं। इसीलिए हमेशा ये चीज को ध्यान रखेंगे कि नेचुरल नंबर इज सिमिलर टू होल नंबर, इट इज सिमिलर टू इंटीजर, इट इज सिमिलर टू रैशनल नंबर। ठीक है, और इन सभी का कार्डिनलिटी कितना आ जाएगा, अलिफ नॉट, ये याद रखना है। ठीक है, अगला जो पॉइंट आता है हमारे पास, क्या पॉइंट है, काउंटेबल सेट जो होता है, हर एक काउंटेबल सेट इक्विवेलेंट होता है सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर के। जो भी आपका काउंटेबल सेट लीजिएगा, चाहे वो फाइनाइट लीजिए या इनफाइनाइट लीजिए, वो हमेशा इक्विवेलेंट रहेगा नेचुरल नंबर के किसी ना किसी सबसेट्स के। ठीक है, इसका एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, उसको रीड आउट करेंगे। वो पॉइंट नंबर कितना था हमारा, थर्ड। थर्ड नंबर में हम लिख रहे हैं कि मेरे पास काउंटेबल सेट है, तो इसका दो सेट बन रहा था, एक तो अपने पास फाइनाइट सेट आ रहा था और दूसरा वाला क्या कैसा आया था, काउंटेबली इनफाइनाइट। ठीक है, तो अब इस स्टेटमेंट में हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो भी मेरा काउंटेबल सेट है दैट इज इक्विवेलेंट टू द सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। टोटल नेचुरल नंबर नहीं बोला है, वो सबसेट के बारे में बोल रहा है, नेचुरल नंबर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसेट जो है नेचुरल नंबर का जो फाइनाइट सबसेट रहेगा, इट इज सिमिलर टू एस विच इज अ सबसेट ऑफ एन, एंड एस भी आपका फाइनाइट रहेगा, एस इज फाइनाइट। ठीक है, अगर इनफाइनाइट होगा तो कोई भी हालत में सिमिलर तो हो ही नहीं सकता है। फिर दूसरा क्या है, काउंटेबली इनफाइनाइट, इट मीन्स इट इज सिमिलर टू एनी एस डैश विच इज ऑल्सो सिमिलर टू नेचुरल नंबर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। हाँ, वही दोनों में सबसेट आ रहा है, आप सीधे सीधे काउंटेबली इनफाइनाइट को नेचुरल नंबर के सिमिलर ही कर दो ना, बेटर रहेगा। तीसरा पॉइंट क्या था, फोर्थ पॉइंट में हमारे पास क्या है, इन केस कभी आपको ऐसे देखने को मिलेगा कि ए जो है बी के किसी सबसेट्स के सिमिलर आ रहा है और बी वाला जो है
ए के किसी सबसेट्स के सिमिलर है तो ऑब्वियस रहेगा कि ए और बी भी आपस में सिमिलर ही रहेंगे। ओके, फिफ्थ पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ पॉइंट को हमेशा याद रखना, ये डायरेक्ट पूछा जाने वाला स्टेटमेंट है कि आपका हर एक इनफाइनाइट सेट जो है, इनफाइनाइट में आप दोनों तरह के ले सकते हैं, काउंटेबली इनफाइनाइट भी ले सकते हैं, अनकाउंटेबल भी ले सकते हैं। एवरी इनफाइनाइट सेट इज इक्विवेलेंट टू एटलीस्ट वन ऑफ इट्स प्रॉपर सबसेट। कोई ना कोई ऐसा प्रॉपर सबसेट उसके पास जरूर होगा। ठीक है, इसको भी थोड़ा डील करते हैं 5 नंबर को। 5 नंबर में हमने कहा इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो इनफाइनाइट सेट में आपके पास दो चीजें आ गई, एक तो काउंटेबली इनफाइनाइट सेट और दूसरा आपके पास अनकाउंटेबल सेट रहेगा। ठीक है, तो काउंटेबली इनफाइनाइट सेट सिमिलर हो जाएगा दूसरे इनफाइनाइट सेट में, और वो कौन सा इनफाइनाइट सेट आएगा, पक्का रहेगा कि नेचुरल नंबर रहने, या इसके सिमिलर कोई जेड आएगा या क्यू आएगा या डब्ल्यू आएगा, वही में से कुछ ना कुछ हो सकता है। ठीक है, इट इज यहाँ पर डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हो, डब्ल्यू इट इज सिमिलर टू क्यू, इट इज सिमिलर टू एंड डब्ल्यू जेड, चारों में से किसी ना किसी एक के तो सिमिलर हो ही जाएगा। ठीक है, अनकाउंटेबल में क्या होगा, अनकाउंटेबल इट इज सिमिलर टू रियल नंबर, इट इज सिमिलर टू सम रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर का कलेक्शन, या सिमिलर टू सम इंटरवल। इंटरवल्स इसको डील करेंगे, और भी इंटरवल्स आपका कैसे अनकाउंटेबल हो जाता है उसको भी बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, a finite subset is never similar to its proper subset। ये तो पहले ही बता दिए कि आप यहाँ सिंपल देख रहे हैं कि दो फाइनाइट सेट है, अगर वो सिमिलर है तो दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम होगा। तो किसी भी हालत में आप ये नहीं कह सकते हो कि कोई फाइनाइट सेट आपके पास 4 एलिमेंट का है और वो सिमिलर हो जाएगा अपने प्रॉपर सबसेट जिसमें 3 एलिमेंट हो। ठीक है, तो वो कभी पॉसिबल नहीं होगा कि हर एक फाइनाइट सेट खुद के बराबर कार्डिनलिटी वाले सेट के सिमिलर होगा, लेकिन अपने प्रॉपर सबसेट के सिमिलर वो कभी नहीं हो सकता है। ओके, बड़ा नहीं होगा। आप बोल रहे हैं ना फाइनाइट सबसेट ले रहे हैं, तो फाइनाइट सबसेट मतलब इस पहला पॉइंट हम ये कहना चाह रहे हैं इसमें 6 नंबर में, अगर x की कार्डिनलिटी 5 है तो x का कोई आप प्रॉपर सबसेट y ले रहे हैं जिसमें सपोज कर रहे हैं कि y का कार्डिनलिटी 4 है, तो कभी भी आप ये नहीं कह सकते हो कि x जो है वो y का सिमिलर है, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग शुरू में ही देख रहे हैं कि x जो है अगर सिमिलर हो रहा है किसी y डैश में, तो फिर फिक्स है कि x और y डैश दोनों का नंबर ऑफ एलिमेंट, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट हमेशा सेम रहेगा। यानी कि इसमें अगर 5 है तो इसमें भी 5 होगा, कभी इसमें कम नहीं हो सकता। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अब यहाँ से। यहाँ पर भी कुछ कुछ हमारा स्पेशल पॉइंट्स आएगा कि काउंटेबल सेट्स का यूनियन क्या होता है, काउंटेबल बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं। काउंटेबल सेट का यूनियन जो होता है, काउंटेबल यूनियन कीजिए, वो ऑलवेज आपका काउंटेबल हो जाएगा। ठीक है, काउंटेबल सेट में आपके पास क्या क्या आ रहा है, फाइनाइट भी आता है, काउंटेबली इनफाइनाइट भी आता है। ठीक है, यहाँ देखेंगे इसका 7 नंबर को डील करते हैं। 7 नंबर में ये बोल रहे हैं कि हम लोग ले रहे हैं काउंटेबल सेट, इसमें हमारे पास दो तरह का मिलता है, उनको फाइनाइट भी मिलेगा और काउंटेबली इनफाइनाइट भी मिलेगा। तो इसका कहना है कि आप फाइनाइट सेट का यूनियन ले लीजिए, काउंटेबल यूनियन लीजिए, मैंने फाइनाइट सेट का फाइनाइट यूनियन या फिर काउंटेबल इनफाइनाइट यूनियन, ऑलवेज आपको काउंटेबल ही मिलने वाला है। ठीक है, जैसे आप सपोज करो आप ले लेते हैं नेचुरल यूनियन रैशनल, तो क्या ये मेरा काउंटेबल होगा, इसको जस्ट पूछ रहे हैं। नेचुरल भी आपका काउंटेबल है, रैशनल भी आपका काउंटेबल है, तो फिर इसका मतलब क्या है, ये जो पूरा यूनियन होगा ये भी आपका काउंटेबल हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से।
फिर और भी आप चल सकते हो। सपोज कीजिए आप Z यूनियन W या Z प्लस ले लेते हैं। Z प्लस में सारा पॉजिटिव इंटीजर्स को कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इट इज इसका यूनियन सपोज कीजिए रैशनल के साथ कर दिए, फिर उसको और एक कुछ और मान लेते हैं, मेरे पास फाइनाइट सेट ले लेते हैं 2 3 5 -1 -9 ऐसा कुछ कर दिए, तो ये भी आपका काउंटेबल हो जाएगा, क्योंकि ये आपका काउंटेबल है, ये काउंटेबल है, ये भी फाइनाइट है तो काउंटेबल हो गया। तो काउंटेबल 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 तीनों काउंटेबल का यूनियन फिर से काउंटेबल, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट और क्या पॉइंट था, हाँ, फिर उसके बाद आता है फैमिली ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट्स ऑफ काउंटेबल सेट इज ऑलवेज काउंटेबल। कोई भी आप काउंटेबल सेट ले लीजिए, उसका फाइनाइट सबसेट्स का कलेक्शन करना है, इनफाइनाइट सबसेट नहीं। फाइनाइट सबसेट कहने का मतलब उस सेट में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ही रहेंगे, उनका सबका कलेक्शन बना करके फैमिली बना दे तो भी वो क्या हो जाएगा, आपका काउंटेबल सेट हो जाएगा। फिर उसके बाद 9 नंबर में आता है कि अगर आप इनफाइनाइट सेट लेते हैं और उसका ही इनफाइनाइट सबसेट्स ले रहे हैं तो उसकी फैमिली हमेशा कैसी रहेगी, अनकाउंटेबल हो जाएगी, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज ऑलवेज काउंटेबल। मतलब आपके पास काउंटेबल सेट दिया गया है, अब बोल रहे हैं कि उसका फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, मतलब ये नहीं कि हम इनफाइनाइट टाइम्स तक उसको बस मल्टीप्लाई करते रह रहे हैं, उसका इनफाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। जस्ट एग्जांपल इसमें देखेंगे, एक कौन सा नंबर था हमारा, 10 नंबर। सपोज कीजिए n क्रॉस n आपको दे रहे हैं, n भी आपका काउंटेबल है, ये भी काउंटेबल है, कितनी बार हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं, 2 ही बार तो हो रहा है, तो ये अपने आप में क्या हो गया, एक फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो अल्टीमेटली दिस इज काउंटेबल, ठीक है। फिर उसी तरह से मान लेते हैं n को हम 3 बार मल्टीप्लाई कर दिए, n क्रॉस n क्रॉस n, तो ये भी हम ना क्या जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं n क्रॉस n क्रॉस n क्रॉस आप करते चल रहे हो, कितनी बार ले लिया आपने, n टाइम्स ले लिया, तो भी क्या आ जाएगा आपके पास, ये काउंटेबल ही बनने वाला, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर कोई दूसरा आप काउंटेबल सेट लेके चलते हैं, लाइक Q ले लिया और किसी ने W ले लिया, फिर से आप नेचुरल नंबर ले रहे हो, तो ये तीनों क्या है, काउंटेबल काउंटेबल काउंटेबल, तो तीनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट फिर से आपके पास काउंटेबल आ जाएगा, नहीं वैसे नहीं बोलता है वो, इन जनरल पूछता है कि काउंटेबल होगा नहीं होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट कभी वैसे नहीं पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट इसी में देखते हैं, छोटा सा क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं कि अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन ऐसे दे रहा है, x it is the collection of x comma y where x belongs to n and y belongs to integer, then पूछेगा x is first option finite, second option काउंटेबली इनफाइनाइट, और थर्ड ऑप्शन मान लीजिए अनकाउंटेबल दे रहे हैं, और एक फोर्थ ऑप्शन और ऐड कर देते हैं काउंटेबल, तो इसमें कौन सा बोला करेक्ट होगा, मल्टीपल करेक्ट हो सकते हैं, आप लोग टेस्ट करके देखो। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि ये बेसिकली ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन ले रहे हैं x वाई टाइप में। x आप कहाँ से ले रहे हो, नेचुरल नंबर से ले रहे हो, y कहाँ से ले रहे हैं, इंटीजर से ले रहे हैं, तो बेसिकली जो x वाई है वो बन कैसा रहा है,
अगर हम ध्यान से देखें n क्रॉस z बनाएंगे तो इसका एलिमेंट ऐसा ही है ना, x कॉमा वाई सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल, y बिलोंग्स टू इंटीजर, इसी टाइप से आ रहा है। तो पूरा पूरी पूछा क्या था, n क्रॉस z ही तो पूछा है। जब n क्रॉस z पूछा है तो n आपका काउंटेबल, z काउंटेबल, तो दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बनेगा, काउंटेबल। तो काउंटेबल तो हो ही जाएगा, तो इनफाइनाइट हो नहीं सकता है, अनकाउंटेबल होगा नहीं। अब बच गया काउंटेबली इनफाइनाइट, ये काउंटेबली इनफाइनाइट है, ये भी काउंटेबली इनफाइनाइट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑलवेज काउंटेबली इनफाइनाइट आएगा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है कि अगर काउंटेबली इनफाइनाइट सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट आप ले रहे हैं और फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट आ रहा है तो पक्का है कि वो काउंटेबली इनफाइनाइट ही बनेगा। ठीक है, हम ये बोल रहे हैं कि फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट of countably infinite set is always countably infinite। ठीक है, तो इसी वजह से ये भी सही हो जाएगा। ओके, सेम एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसी में। मान लीजिए y आपको कुछ ऐसे मिल रहा है, कलेक्शन ऑफ AB0C। ठीक है, और इसमें हम बता रहे हैं कि A बिलोंग्स टू n, y बिलोंग्स टू इंटीजर एंड c बिलोंग्स टू रैशनल। फिर आपके पास फिर से वही सवाल है कि आपका y जो है क्या होगा, काउंटेबली इनफाइनाइट, फाइनाइट, अनकाउंटेबल, काउंटेबल, क्या हो सकता है। y इज फर्स्ट ऑप्शन फाइनाइट, काउंटेबली इनफाइनाइट, अनकाउंटेबल या फिर काउंटेबल, क्या होना चाहिए। काउंटेबल इनफाइनाइट एंड काउंटेबल। यहाँ भी जो हमको मिल रहा है वो असल में क्या लिख के दे रहा है, नेचुरल क्रॉस जेड क्रॉस क्यू। बस इतना ही सा काम किया ना कि हम इसको ऐसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दे रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट में लिखेंगे तो आएगा तो उसी तरीके से ना। आप सपोज करो ऐसे कर रहे हो जीरो, तो अल्टीमेटली जनरल एलिमेंट तो ऐसे ही लिखा गया है आपका कि पहले नंबर मेरा ए है, फिर बी है, फिर सी है और हर हमेशा जीरो ही रहेगा। वेयर आप बोल रहे हो कि ए नेचुरल पे चला जाएगा, बी आपका इंटीजर बनेगा और सी वाला रैशनल, और जीरो तो जीरो है ही है। तो अल्टीमेटली इसी का तो कार्टेशियन प्रोडक्ट था। तो n काउंटेबली इनफाइनाइट, z काउंटेबली इनफाइनाइट, q काउंटेबली इनफाइनाइट, तीनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आएगा, काउंटेबली इनफाइनाइट। तो इसी वजह से सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, और ये अगर सही हुआ तो काउंटेबल भी सही हो जाएगा, बाकी ये दोनों ऑप्शन गलत। ठीक है, एक और क्वेश्चंस देखते हैं। सपोज कीजिए x जो है हम कुछ इस तरह से ले रहे हैं और y इक्वल टू mx लाइन है, where m is integral multiple of pi by 6, then this x is फर्स्ट ऑप्शन वैसे ही आएगा, फाइनाइट, काउंटेबली इनफाइनाइट, अनकाउंटेबल, फिर एक आ रहा है आपका काउंटेबल।
क्या होना चाहिए? क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। यहाँ पर बोल क्या रहा है कि जो मेरा x है ना वो सिर्फ y इक्वल टू mx लाइन का कलेक्शन है। तो y इक्वल टू mx लाइन बेसिकली कैसा है? ओरिजिन से पास करने वाला लाइन है। वो पूरा पूरा डिपेंड किस पे कर रहा है? m के ऊपर। m आप जैसे जैसे बदलोगे उसका सेव उसका टिल्ट उसका जो स्लोप होता है वो बदलते चलेगा। मतलब मेरा लाइन ऐसा है, अभी लाइन ऐसे हो गया, फिर थोड़ा देर में इस तरह से ऐसे घूम घूम करके ये इधर भी पहुंच जाएगा इस टाइप से। ठीक है, जो ओरिजिन से ही पास करते हुए सारा डिपेंडेंसी किसके ऊपर आ रहा है? इस m के ऊपर आ रहा है। तो m आपका, m आप जैसे जैसे चूज करोगे वैसे वैसे आपका लाइन बदलेगा। तो अब m पर पूछा कि m बता रहा है कि दिस इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय 6। इंटीग्रल मल्टीपल कहने का मतलब क्या है? इंटीजर वैल्यू होगा। m बिलोंग्स टू इंटीजर, ये इसका मतलब यही आ रहा है, m इज इंटीग्रल मल्टीपल, दिस इंप्लाइज m बिलोंग्स टू इंटीजर। और अगर m इंटीजर को जा रहा है तो डायरेक्टली आप बोलो कि z जो है काउंटेबली इनफाइनाइट है, तो पूरा का पूरा कलेक्शन भी काउंटेबली इनफाइनाइट होगा। इसका मतलब काउंटेबल भी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। एक और क्वेश्चन इसी में करते हैं। सपोज कीजिए x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, वेयर ए बी सी ऑल बिलोंग्स टू रैशनल। तब आपके पास फिर से वही सवाल है, x इज फाइनाइट, काउंटेबली इनफाइनाइट, अनकाउंटेबल और फोर्थ काउंटेबल। सी सॉरी, यहाँ आर की जगह सी होगा। ठीक है, फिर से यहाँ पर भी वैसा ही क्वेश्चन है। ये कंप्लीट किस चीज का रिप्रेजेंटेशन है? सर्कल का रिप्रेजेंटेशन है। तो सर्कल है तो सर्कल का सेंटर हमारा ए और बी है और ये आर उसका रेडियस है। ए बी आर, और तीनों के तीनों चीज कहाँ से आ रहा है? आपका रैशनल से। अल्टीमेटली ये बना हुआ क्यू क्रॉस क्यू है। दिस रिप्रेजेंट्स ए कॉमा बी कॉमा आर। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये क्या है? तीनों तो काउंटेबली इनफाइनाइट ही है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? काउंटेबली इनफाइनाइट। तो ये ऑप्शन हो गया और फिर फोर्थ ऑप्शन भी आ ही जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अब यहाँ से नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट हाँ, अब यहाँ से इसको मेन देखना है कि थोड़ा सा अनकाउंटेबल कलेक्शंस। अच्छा, 2 पॉइंट छूट गया है क्या? एक मिनट। अच्छा, ये ठीक है। हाँ, ये 11 नंबर पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको ध्यान रखना है। इनफाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अनकाउंटेबल सेट इज अनकाउंटेबल। इसमें थोड़ा सा मिसिंग हमको फील हो रहा है। यहाँ अनकाउंटेबल के साथ साथ काउंटेबल भी होना चाहिए। यहाँ पर एक छोटा सा मिस्टेक है ना। ये तो ऑलवेज होगा ही कि अनकाउंटेबल सेट्स का आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लोगे, अनकाउंटेबल होगा ही। इसके अलावा इसमें एक और चीज ऐड करना होगा कि काउंटेबल भी होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि इनफाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज ऑलवेज अनकाउंटेबल। मतलब आप एन क्रॉस एन क्रॉस एन क्रॉस अनंत तक करते चलिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको अनकाउंटेबल ही मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना दोनों 10 और 11 पॉइंट्स पर। फिर 12th नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है
आर्बिट्ररी कलेक्शन ऑफ डिसजॉइंट ओपन इंटरवल इज ऑलवेज काउंटेबल। ये एज इट इज पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होगा, इसको याद ही कर लीजिएगा सीधे सीधे कि डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स अगर आप ले रहे हो उसका आर्बिट्ररी कलेक्शन होगा तो वो ऑलवेज क्या आएगा, एक काउंटेबल कलेक्शन रहेगा। ठीक है, क्लोज इंटरवल के केस में भी उसी तरह से आएगा वो। आगे बढ़ा जाए, लास्ट। अब यहाँ देखेंगे अनकाउंटेबल कलेक्शंस में सेट ऑफ रियल नंबर या इरेशनल का जो कलेक्शन होता है जिसको हम r माइनस क्यू लिख रहे हैं या फिर q कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, ये ऑलवेज अनकाउंटेबल रहेंगे। तो ध्यान रखना है जब भी आपको रियल नंबर का बात रखा जाएगा हमेशा ध्यान रखिएगा कि वो अनकाउंटेबल होता है, या इरेशनल का बात करेंगे तो वो ऑलवेज क्या है, अनकाउंटेबल है। ठीक है, दूसरा नंबर, जितने भी तरह के आपके पास इंटरवल आते हैं, ओपन ओपन क्लोज या इस तरह का जितना भी इंटरवल है, सारे के सारे रियल नंबर के सिमिलर होते हैं, बशर्ते कि आपका दोनों एंड पॉइंट डिफरेंट होना चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए a इक्वल टू बी बन गया तो फिर आप a कॉमा ए को क्या बोलते हो, सिंगलटन a बोलते हैं। इससे किसी भी सिंगलटन सेट को हम इस तरह की क्लोज रिप्रेजेंटेशन में बताते भी हैं, ये क्लोज इंटरवल होता भी है। ठीक है, तो ये क्या है, ये तो एक फाइनाइट सेट हो जाएगा। इसी वजह से हम सिंपल लिखें कि a इज नॉट इक्वल टू बी हो, तब जाके ये चारों तरह के जो इंटरवल्स है वो रियल नंबर के सिमिलर हो जाएंगे, अल्टीमेटली सारे इंटरवल्स आपके अनकाउंटेबल बनेंगे। ओके, फिर 15 नंबर में एरे की बात हो रही है, ये जितना भी हम इस तरह का इंटरवल बना रहे हैं सारे के सारे क्या होंगे, फिर से रियल नंबर के सिमिलर होंगे, अल्टीमेटली सब के सब अनकाउंटेबल कलेक्शन में ही आने वाले हैं। ठीक है, अगला नंबर, अलजेब्रिक नंबर्स जो होते हैं वो काउंटेबल होंगे। अलजेब्रिक नंबर अगर आप उनको कहते हो जो किसी पॉलिनोमियल के रूट बनेंगे। ठीक है, अब वो अलजेब्रिक नंबर आपका रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आएगा ट्रांसडेंटल नंबर्स, जो अलजेब्रिक नहीं है उनको ही आप इसमें काउंट करते हो, वो सारे के सारे अनकाउंटेबल्स आएंगे। फिर तीसरा पॉइंट आता है जो इरेशनल का कलेक्शन रहता है, उसमें आपके पास अलजेब्रिक एज वेल एज ट्रांसडेंटल नंबर्स ये दोनों रहते हैं। जब हम लोग पॉइंट सेट टोपोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें इसका थोड़ा सा ज़्यादा यूज है, हमको इसको पहचानने में हेल्प करेगा ये। 12th एंड 14, 12th नंबर कहाँ गया, अच्छा ये तो पीछे जाना पड़ेगा। 14 को देखिए, 14 में क्या बोल रहा है ना कि आपके पास ओपन इंटरवल ए बी दिया हुआ है, क्लोज इंटरवल ए बी है, ओपन क्लोज ए बी है, ये सारे के सारे रियल नंबर के सिमिलर रहेंगे। लेकिन क्या होगा कि ये ध्यान रखना है कि आपका दोनों एंड पॉइंट ए और बी कभी भी इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए गलती से ये दोनों इक्वल हो गया तो फिर तो आप क्लोज इंटरवल को यही ना बोलोगे ए कॉमा ए, और ये चीज बेसिकली क्या था, सिंगलटन ए। सिंगलटन ए को ऐसे रिप्रेजेंट हम लोग करते ही हैं, तो सिंगलटन ए क्या है, ये तो फाइनाइट हो गया ना। अगर ये फाइनाइट है तो किसी भी हालत में इसको अनकाउंटेबल तो नहीं बोल सकते हैं, और जब अनकाउंटेबल नहीं बोल सकते तो सारा यहाँ पर ये गड़बड़ हो जाएगा। इसी वजह से पहले ही क्लेम दे रहे हैं कि आपका ए आपके बी के बराबर नहीं होना चाहिए। ओके, 12 नंबर को जाने के लिए, अच्छा डिसजॉइंट ओपन इंटरवल था। डिसजॉइंट ओपन इंटरवल में आप क्या करो, एक टेक्निक हम बता रहे हैं। आपके पास एक इंटरवल ए बी हो गया, एक इंटरवल सी डी हो गया, एक इंटरवल ई एफ हो गया। अब इंटरवल्स को हमको बेसिकली काउंट ही करना था, हमको दिखाना था कि ये मेरा काउंटेबल है कि नहीं है। तो हर इंटरवल से एक एक पॉइंट आप चूज करो, यहाँ से कोई पॉइंट चूज किए उसको हम A1 नाम दे दिए, यहाँ से कुछ पॉइंट एक पॉइंट चूज किए इसको हम A2 नाम दे दिए, यहाँ से एक पॉइंट चूज किए इसको A3 नाम दे दिए। इस तरह से जितने डिसजॉइंट इंटरवल्स आएंगे सभी से एक एक पॉइंट चूज करके सबको एक इस तरह का इंडेक्सिंग करते चलेंगे, A1 A2 A3 A4 A5 A6 ऐसे चलते रहेगा। फिर आप एक मैपिंग बना दो, कैसा, आपका जो x इस टाइप से, ये पूरा मेरा ऊपर नीचे क्या हो जा रहा है। ठीक है, ये पूरा आपका डिसजॉइंट इंटरवल्स का पूरा कलेक्शन है, उधर जितना हो सकता है उतना लिख सकते हैं।
हर एक से हम एक एक एलिमेंट लिए, सबको नाम देते चले हैं A1। A1 जब भी बोलेंगे तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए इसी इंटरवल की बात करेंगे। जब भी हम A2 बोलेंगे तो हमेशा इसी इंटरवल की बात करेंगे। जब A3 बोलेंगे तो हमको यही इंटरवल मिलेगा। तो फिर हम क्या कर रहे हैं ना कि नेचुरल टू एक्स में एक मैपिंग डिस्कस करेंगे, किस टाइप से, Fn इक्वल टू An। यानी कि जब कभी आप 1 रखोगे तो आपको A1 मिलेगा, और A1 एग्जैक्टली किस इंटरवल को बताएगा, ओपन इंटरवल AB को। फिर उसी तरह से जब आप A2 लेते हैं यानी कि F2 आप करोगे तो वो क्या हो जाएगा A2, और A2 किसको रिप्रेजेंट कर देगा, CD को। ठीक है, तो ये सब क्या हो रहा है, हर बार एक नया नंबर लिए नया इंटरवल मिला, नया इंटरवल नया नंबर लेंगे नया इंटरवल मिलेगा। हर बार ये 1 1 एक एलिमेंट का एक ही इमेज मिलने वाला है। ठीक है, तो इसी वजह से पूरा मैपिंग जो होता है वो आपका 1 1 हो जाएगा। और रिवर्स में अगर आप x में से कोई भी एक इंटरवल चूज करिएगा और वहां से एक पॉइंट उठाएं तो हमको फिर से वही नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से हम इसको बताए थे कि डिसजॉइंट ओपन इंटरवल का जो पूरा फैमिली रहेगा वो आपका काउंटेबल कलेक्शन रहेगा। ठीक? इसी कंडीशन पे हाँ, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टेंस इनफाइनाइट इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटरवल्स आ जाए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटरवल्स, तो वो काउंटेबल होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ लिखे ना कि कहाँ गया वो, उसमें आर्बिट्ररी कलेक्शन लिखा हुआ था। आर्बिट्ररी मतलब इनफाइनाइट, रैंडम कलेक्शन है वो, इस जगह लिखा हुआ तो था। हाँ, आर्बिट्ररी कलेक्शन ऑफ डिसजॉइंट इंटरवल, मतलब आर्बिट्ररी ले रहे हो तो रैंडम कलेक्शन ही हो रहा है, वो निश्चित नहीं है कि फाइनाइट ही ले रहा है कि इनफाइनाइट ले रहा है। लास्ट, अब यहाँ से कुछ 19 पॉइंट्स हमारे पास क्या आएगा, ध्यान रखेंगे कि ए नॉट इक्वल टू बी है तो अपना जो भी इंटरवल है वो सारा का सारा इंटरवल अलजेब्रिक एज वेल एज ट्रांसडेंटल नंबर्स को कलेक्ट करेगा। ध्यान रखेंगे कि जितना भी इंटरवल होता है उनके पास रैशनल्स भी होते हैं, इस पॉइंट को भी नोटिस करेंगे। एवरी इंटरवल ए नॉट इक्वल्स टू बी टाइप है। अब आपका इंटरवल ये बने या ओपन बने या क्लोज ए ओपन बी बने या फिर ओपन ए क्लोज बी बने, ये चारों तरह का जो इंटरवल है, ये चारों के चारों इंटरवल रैशनल, इरैशनल, अलजेब्रिक एज वेल एज ट्रांसडेंटल नंबर्स, ये चारों तरह के नंबर्स को वो कलेक्ट करेगा ही, हमेशा कलेक्ट करना है इसको। ठीक है, ये याद रखेंगे, जो भी अनकाउंटेबल कलेक्शन होता है उसमें फिक्स रहता है कि ये चारों तरह का एलिमेंट तो रहेगा ही। ओके, मतलब वैसा नंबर जो आपका अलजेब्रिक नहीं होगा। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में फिर डिटेल से बताएंगे कि इसमें और भी टर्म्स ऐड होता है। ठीक है, हाँ, लास्ट पॉइंट जो होता है 20 नंबर। 20 नंबर बेसिक आइडिया है कि इस काउंटेबल सेट का आप सबसेट लीजिएगा काउंटेबल मिलेगा, लेकिन अनकाउंटेबल के केस में आप कुछ नहीं कर सकते वहां पर। अनकाउंटेबल के केस में अनकाउंटेबल सेट भी मिल सकता है, काउंटेबल भी मिल सकता है, या फाइनाइट मिल सकता है। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल देखेंगे, लास्ट नंबर 20 नंबर का जो पॉइंट है, आप नेचुरल नंबर का एक सेट लीजिए। ठीक है, ये आपका कैसा है, काउंटेबली इनफाइनाइट है। इसका आप जो भी सबसेट लीजिएगा, जैसा भी सबसेट रहेगा, ऐसे ये सबसेट ऑफ एन फिक्स रहेगा कि एस इज काउंटेबली इनफाइनाइट, अदरवाइज फाइनाइट। यही दो पॉसिबिलिटी रहेगा। काउंटेबली इनफाइनाइट जैसे नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 सब कुछ ले रहे हैं, उसका एक सबसेट सिर्फ इवन नंबर वाला ले लीजिए 2 4 6, बना क्या, काउंटेबली इनफाइनाइट। लेकिन उसी जगह सिंपल फाइनाइट 1 2 3 4 चार एलिमेंट का कलेक्शन कर दिया, फाइनाइट बन गया, है ना। लेकिन तो इसी वजह से डायरेक्टली बोला कि काउंटेबल हो जाएगा, वो काउंटेबल में कुछ हो सकता है, ये भी ये भी। फिर अगर मान लेते हैं हम रियल की बात करेंगे ना, अनकाउंटेबल सेट, तो फिर यहाँ बहुत कुछ हो सकता है। आप रैशनल को भी बोल सकते हो
ये आपका क्या है, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल सेट एक मिला। अगर मान लेते हैं हम ये हमारा रैशनल भी तो इसका सबसेट है, तो ये आपका क्या है, काउंटेबली, आहो, इनफाइनाइट। और फिर एक और पॉसिबिलिटी, मान लीजिए 1 2 3 4 ले लिए, ये भी तो सबसेट है आर का, तो ये क्या है, फाइनाइट। मिल रहा है। तो इसी वजह से कोई अनकाउंटेबल कलेक्शन है तो उसके बारे में हम कोई निश्चित नहीं कह सकते उसका कौन सा टाइप का मिलेगा, तीनों में से कुछ आ सकता है। लेकिन अगर हम कोई काउंटेबली इनफाइनाइट लेते हैं तो फिक्स है, तय है कि यही दो में से कुछ रहेगा, इसीलिए ओवरऑल इसको काउंटेबल बताया गया था। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये जो पूरा पार्ट होता है, जितना भी स्पेशल प्रॉपर्टीज है, इसको हम लोग यूज करेंगे, फिर उसके बाद जितना भी तरह का क्वेश्चन आता है उसको सॉल्व करने में इसका इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम लोग को ध्यान रखना है क्या क्या चीज़ हमको याद रखना चाहिए। ये पूरा जो सेशन चला उसमें आपको मेजर चीज़ क्या रखना है, कब आपका 1 1 फंक्शन बनता है कब नहीं बनता है, ऑन टू फंक्शन कब बनता है कब नहीं बनता है, पोटेंशियल का कि कौन सा डोमेन को डोमेन का कैसा पोटेंशियल रहेगा तो 1 1 आप बना पाओगे, 1 1 नहीं बना पाओगे, ये सब चीज़। ठीक है, फिर उसके बाद आप ये देखें कि आप जो सेट को डिवाइड किए थे, फाइनाइट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट में दो तरीके का, काउंटेबली इनफाइनाइट, अनकाउंटेबल, तो उसमें आपके पास आया था काउंटेबल। काउंटेबल में आप देखे थे कि काउंटेबली इनफाइनाइट भी होता है अनका और फाइनाइट सेट भी होता है। और अनकाउंटेबल के केस में हमेशा ध्यान रखना है, जब भी अनकाउंटेबल बोला जाए रियल नंबर एकदम दिमाग में आना चाहिए, रियल नंबर और इरेशनल नंबर। जब भी आपको काउंटेबली इनफाइनाइट बोलेगा तो दिमाग में हमेशा आना चाहिए नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर, इंटीजर, होल नंबर का कलेक्शन। ठीक है, फिर ये पॉइंट्स हमेशा ध्यान रखेंगे, जितने भी तरह के इंटरवल्स हैं सारे आपके अनकाउंटेबल होते हैं। क्वेश्चंस को बनाने में सब ये हेल्प करने वाला चीज है। फिर नेक्स्ट आप ये 7 नंबर जहाँ पे स्टार मार्क किया हुआ है, ये सब आपका इंपॉर्टेंट पार्ट में आता है कि आप यूनियन कीजिए, काउंटेबल कलेक्शन काउंटेबल मिलेगा, फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट लीजिए, हमेशा काउंटेबल मिलेगा काउंटेबल कलेक्शन में। लेकिन यही चीज अगर इनफाइनाइट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कर देते हैं काउंटेबल्स का, एन क्रॉस एन क्रॉस एन क्रॉस करते रहिए अनंत तक, तो क्या मिलेगा, अनकाउंटेबल कलेक्शन। ठीक है, फिर आपने कार्डिनलिटी की बात देखी थी, कार्डिनलिटी अलिफ नॉट और कंटिनम सी। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है कि अगर मेरा एलिमेंट अलिफ नॉट से छोटा हुआ तो पॉसिबल है कि वो फाइनाइट होगा या फिर नेचुरल नंबर के सिमिलर बन जाएगा। अगर कंटिनम से ऊपर गया या कंटिनम के बराबर हुआ तो पक्का है कि रियल नंबर के सिमिलर ही होने वाला है। ठीक है, ये इसमें से कुछ पॉइंट्स थे, इसमें से जो भी आपको डाउट रहेगा नेक्स्ट क्लास में फिर से पूछ लीजिएगा, क्योंकि अगले क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन फिर से करने वाले हैं। ठीक है।